हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा पहली बार किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1966। देखिए, दुनिया से शिक्षा को समाप्त करने के संकल्प के साथ आज मतलब 8 सितंबर 2020 को 92वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। साल 1966 में यूनेस्को लिख देते हैं यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में ये दिन मनाने की परंपरा जारी है। निरक्षरता को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का विचार पहली बार ईरान के तेहरान में शिक्षा के मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान साल 1965 में 8 से 19 सितंबर को चर्चा की गई थी। 16 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, हर साल दुनिया भर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस साल 92वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मनाने के पीछे का प्रमुख कारण के बारे में, तो मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस बात के पीछे नहीं हटा जा सकता है कि सफलता और जीने के लिए साक्षरता महत्वपूर्ण है। भारत में यह देश दुनिया में गरीबी को मिटाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना आदि को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। ये क्षमता सिर्फ साक्षरता में है, जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। साक्षरता दिवस लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की और लोगों को बढ़ावा देने के लिए और परिवार, समाज तथा देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है। साक्षरता का मतलब केवल पढ़ना, लिखना या शिक्षित होना ही नहीं है। यह लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 4 अरब लोग साक्षर हैं और आज भी 1 अरब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बात करें इसके प्रमुख कम साक्षरता के कारणों की, तो इसमें प्रमुख है विद्यालयों की कमी, स्कूल में शौचालय आदि की कमी, जातिवाद, गरीबी, लड़कियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ होने का डर, जागरूकता की कमी। ये सब उसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे कि अभी भी साक्षरता पिछड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1966। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन यानी HSDTV का प्रक्षेपण कौन से प्रक्षेपण केंद्र से किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन डी द्रव्य नोदन प्रणाली केंद्र। देखिए, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का उड़ीसा के वेलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया गया। इस सफल प्रदर्शन के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां जैसे कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से हवा में दक्ष परिचालन के साथ प्रज्वलन के लिए स्क्रैमजेट प्रणोदन का प्रयोग और हाइपरसोनिक प्रभाव में निरंतर दहन, उच्च तापमान सामग्री में थर्मोसंरचनात्मक लक्षण और हाइपरसोनिक वेग पर पृथक्करण प्रणाली की दक्षता साबित की गई। बात करें हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन के बारे में, तो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाइपरसोनिक गति उड़ान भरने के लिए किया जा रहा है। ध्वनि की गति से भी तीव्र गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आगे के विकास और उड़ान प्रशिक्षण के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन प्रक्षेप परीक्षण किया है। यह एक ठोस रॉकेट प्रक्षेपण बूस्टर का उपयोग कर 20 सेकंड के लिए स्वायत्त स्क्रैमजेट उड़ान प्राप्त कर सकता है। इसकी गति ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक होने के साथ ही यह आसमान में 20 सेकंड में लगभग 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आभासी मंच पर पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन बी एशिया यूरोप सम्मेलन, ऑप्शन बी सी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन डी आसियान। देखिए, हाल ही में 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आभासी मंच पर पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु पंजीकरण कराया। इस सम्मेलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार विमर्श के साथ द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में चर्चा की गई तथा विचारों का आदान प्रदान किया गया। बात करें प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में, तो सौर फोटोवोल्टिक क्रांति के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आईएस को घर घर में बिजली पहुंचाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए नवप्रवर्तनशील और सस्ती प्रौद्योगिकी की जरूरत है। विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया कदम है। 8 सितंबर 2020 को आयोजित हुए इस सम्मेलन में आईएसए का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अगली पीढ़ी की तकनीक को सामने लाना है, जो सौर ऊर्जा के अधिक कुशलता से उपयोग की दिशा में प्रयासों को गति देगा। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक ऐसा महत्वपूर्ण गठबंधन है जिनका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना है तथा साथ ही हरित ऊर्जा के उद्देश्य को प्राप्त करना है। इस संगठन में 122 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हैं। हाल में हुए संशोधन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत और फ्रांस को जाता है। इस गठबंधन में मुख्यतः सनशाइन देश ही सदस्य हैं। सनशाइन देश वे देश हैं जो प्राकृतिक रूप से लगभग साल भर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, जिससे कि ट्रॉपिकल रीजन यानी विषुवतीय प्रदेश के देश मुख्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम शहर में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री ने आईएसए के सदस्य देशों को सूर्यपुत्र की संज्ञा दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी वैक्सीन एवं उपकरण उद्योग की जरूरतों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए की गई है? ऑप्शन ए उर्वरक विभाग, ऑप्शन बी रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, ऑप्शन सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी औषध विभाग। देखिए, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किफायती जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है। इन विभिन्न पहलों के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की स्थापना जैव औषधि वैक्सीन एवं उपकरण उद्योगों की जरूरतों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए की गई है। केंद्रीकृत वायरल और बैक्टीरियल नैदातिक इम्यूनिस्टिल लैब टीका उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक के रूप में कड़े गुण क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस मानकों को पूरा करती है। बात करें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विकास, कृषि स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण एवं उद्योग क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग सहित भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देते हुए इसमें वृद्धि करता है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बारे में बात करें, तो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ब्रिक्स अनुसूची बी के धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बात करें राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के बारे में, तो इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों में सुधार के उद्देश्य से देश में किफायती उत्पादों को वितरित करने के लिए समर्पित है। देश में नैदानिक प्रशिक्षण क्षमता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमताओं को मजबूत करने के अलावा टीके, चिकित्सा उपकरण एवं डायग्नोस्टिक और बायोथेरेप्यूटिक्स इस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर पहली बार विश्व भर में नीले आसमान हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने कौन से सत्र के दौरान इस दिवस को आयोजित करने का संकल्प किया था? ऑप्शन ए
75, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 74। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर 7 सितंबर 2020 को पहला नीले आसमान हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। नीले आसमान हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ वायु दिवस 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से हर साल 7 दिसंबर को नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का एक मसौदा स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को अपने 74वें सत्र के दौरान नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अन्य प्रशासनिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाए जाने के आह्वान किया था। बात करें नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में, तो इसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉर्पोरेट, सरकार आदि सभी स्तरों के साथ साथ आमजन में भी स्वच्छ वायु व पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु के लिए किए गए प्रयासों में भारत सरकार 122 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा इस दिशा में निम्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की समस्या को रेखांकित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने 2014 में वायु गुणवत्ता सूचकांक शुरू किया था और मंत्रालय 8 मानकों पर वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रख रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 74वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के अनुयायी ताना भगत आदिवासी समुदाय के लोगों ने रेल की पटरियों पर बैठकर भूमि अधिकार और छोटानागपुर टेनेसी एक्ट के में संशोधन की मांग की है। ताना भगत आदिवासी समुदाय भारत के कौन से राज्य के समुदाय है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, महात्मा गांधी के अनुयायी ताना भगत आदिवासी समुदाय के लोगों ने रेल की पटरियों पर बैठकर भूमि अधिकार और छोटानागपुर टेनेसी एक्ट में संशोधन की मांग की है। ताना भगत आदिवासी समुदाय द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी जमीन को लगान मुक्त करने की भी मांग कर रहे हैं। ताना भगत आंदोलन के बात करें तो मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया था। 1914-15 के दौरान उन्होंने छोटानागपुर के क्षेत्र में दिकुओं के हस्तक्षेप का विरोध किया था। जतरा उरांव का जन्म वर्तमान झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया है। अंग्रेज सरकार द्वारा जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया और 1.5 साल की सजा के बाद जतरा उरांव को अचानक देहांत हो गया। साल 1919 जब टाना भगतों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलनों से जा मिला और अहिंसा का विचारधारा को एक बड़ा समर्थन मिला। वे महात्मा गांधी के साथ 1922 के आंदोलन, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन आदि में कदम कदम मिलाकर चले। ताना भगत महात्मा गांधी की तरह खादी पहनते थे और चरखा चलाते थे। ताना भगत खुद से ही बनाकर खाते थे, किसी दूसरे के द्वारा बनाए दिए जाने पर नहीं खाते थे। छोटानागपुर टेनेसी एक्ट के बारे में बात करें तो अंग्रेजों ने 1908 में CNT छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया था। आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाने के लिए कानून अस्तित्व में आया था। CNT एक्ट में अब तक 26 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें वर्ष 1947, 1969 व 1997 का संशोधन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से देश के बाजार में भारत के कपड़े और परिधान के निर्यात को बढ़ाने और उस क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के इरादे से समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, सरकार ने जापान के बाजार में भारत के कपड़े और परिधान के निर्यात को बढ़ाने और इस देश में इस क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के इरादे से दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के अनुकूलतम लाभ के लिए क्षेत्रों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी और जापानी बाजार के लिए भारतीय कपड़ा तथा परिधान की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार होगा। दोनों देशों ने CPA पर हस्ताक्षर किए हैं। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार यह देश के कपड़ा उद्योग को बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि जापान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिधान आयातक देश है। हालांकि भारत की जापानी बाजार में हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है। EOMU मेसर्स निस्केन क्वालिटी एवोल्यूशन सेंटर को वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए भारत में अपने सहकारी प्रशिक्षण और परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में वस्त्र समिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा।
इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा जिन पर घरेलू और विदेशी ग्राहकों खरीदारों दोनों के लिए बाद की किसी तिथि पर परस्पर सहमति व्यक्त की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें अपराधियों को 7 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, गुजरात में विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अपराधियों को 7 से 10 साल के जेल की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित गुजरात गुंडा एवं असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून का उद्देश्य अपराधियों के साथ सख्ती से निपटना है तथा इसमें मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अध्यादेश जल्द लाने का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि आदतन अपराधियों और सामाजिक तत्वों के खतरे को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने गुजरात गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक अध्यादेश जल्द लाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी के द्वारा छोटे शहरों के हवाई अड्डों को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत मुंबई हवाई अड्डे के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई जा रही है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप्स, ऑप्शन सी अदानी ग्रुप, ऑप्शन डी कल्याणी ग्रुप। देखिए, अदानी समूह मुंबई हवाई अड्डे और 6 अन्य छोटे हवाई अड्डों के पोर्टफोलियो को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एकीकृत करने की योजना बना रहा है। 2 दिन पहले कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 75% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए जीवेके समूह के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही नवी मुंबई में बनने वाले दूसरे हवाई अड्डे पर भी उसका स्वामित्व हो गया है। सौदे के जरिए अदानी समूह ने देश के सबसे लाभप्रद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अपनी झोली में डाल लिया है। इसके अलावा इसे अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों के लिए 50 वर्ष का परिचालन अधिकार प्राप्त है। ऐसे में अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड हवाई अड्डों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गई है। लॉजिस्टिक, परिवहन, यूटिलिटीज और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के साथ ही अहमदाबाद की इस कारोबारी समूह ने आक्रामक बोली लगाकर उद्योग को अचंभित कर दिया था। मंगलुरु के लिए 115 रुपए प्रति यात्री और लखनऊ के लिए 171 रुपए प्रति यात्री की बोली के साथ अदानी समूह ने जीएमआर ग्रुप और पीएनसी इंफ्राटेक के मुकाबले 500% अधिक बोली लगाई थी। इसी प्रकार उसने अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए 177 रुपए प्रति यात्री के लिए बोली लगाई थी, जो ऑटो ट्रेड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 60 रुपए प्रति यात्री की बोली के मुकाबले करीब 200% अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अदानी ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए इस वर्ष कॉमन एडमिशन टेस्ट कौन से संस्थान के द्वारा कराया जाएगा? ऑप्शन ए आईआईएम इंदौर, ऑप्शन बी आईआईएम कोलकाता, ऑप्शन सी आईआईएम लखनऊ, ऑप्शन डी आईआईएम विशाखापट्टनम। देखिए, देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए इस वर्ष कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट आईआईएम इंदौर कराएगा। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी 16 सितंबर से तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 29 नवंबर की 2 पालियों में होगी। इसके लिए देश भर में 156 शहरों की परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। किट के साथ ही आईआईएम इंदौर 7 सितंबर को होने जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है। आईपीएम कोर्स की करीब 150 सीटें हैं। इसके लिए देश भर से 19,254 विद्यार्थी ने आवेदन किया है। राइटिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू प्रक्रिया की जगह वीडियो असेसमेंट होगा। इसके तहत विद्यार्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उनसे उत्तर उन्हें वीडियो फाइल बनाकर देने होंगे। आईआईएम इंदौर की सूचना अधिकारी अनन्या मिश्रा ने बताया, आईपीएम और कैट निर्धारित समय पर होगा। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईएम इंदौर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।